दिया हुआ है कि ब्लॉक बी यहाँ पर जो है उसका जो वेट है वो 711 न्यूटन है। मतलब यहाँ पर से जो नीचे mg फोर्स लगेगा, ठीक है, ये mg यानी वेट जो नीचे तरफ लग रहा है वो है 711 न्यूटन। तो यहाँ पे दिया गया कि ब्लॉक बी जो है फिगर में, जैसा कि वेट 711 न्यूटन है, तो ये 711 न्यूटन का जो फोर्स है वो यहाँ से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। ये है 711, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ n मिल रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन इस सरफेस पे है यहाँ पे, वो कितना दिया गया है, वो है 0 पॉइंट, ये म्यू जो है वो दे दिया गया, म्यू इज इक्वल टू 0.25। एंगल यहाँ पे जो बन रहा है वो 30 डिग्री। एज्यूम दैट द कॉर्ड बिटवीन बी एंड द नॉट इज हॉरिजॉन्टल, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा। एंड द नॉट इज हॉरिजॉन्टल, सब हॉरिजॉन्टल है। फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ द ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक ए है कितना मैक्सिमम होना चाहिए फॉर बी द सिस्टम विल बी स्टेशनरी, सिस्टम को स्टेशनरी रहने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वजन है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से नीचे की तरफ जो है वो हम मान लेते हैं कि इसका वेट जो है वो मैक्सिमम डब्ल्यू रहता है। तो इस डब्ल्यू वेट की वजह से ये जो पॉइंट है नॉट है वो नीचे खींचेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो आगे खींचेगा, ठीक है, इधर की तरफ ये मूव करना चाहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे चूंकि यहाँ पर जब ये नीचे खींचेगा तो इसमें भी टेंशन फोर्स लगने वाले हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये ब्लॉक है वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, इधर की तरफ मूव करेगा। जब इधर मूव करेगा तो ये फ्रिक्शन जो है वो उसको मूव करने से रोकेगा, ठीक है, तो उसको बैलेंस करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है, कि इस डायग्राम में ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस पे यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है वो इस तरीके से इसमें एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये कुछ टेंशन होगा, जो टेंशन जो होगा वो W के बराबर आ जाएगा। एक बात ये होगी कि यहाँ पे जो टेंशन है इसको मान लेते हैं कि मैं T1 कह देता हूँ, तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, W के बराबर आ जाएगा। अब इस नॉट को नीचे गिरने से रोक रहा है ये रस्सी यहाँ जो लगी हुई है, ठीक है, तो ये वाली रस्सी जो है इधर जो फोर्स लग रहा है, ओके, और यहाँ पे टेंशन दीवार को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है। इधर एक और टेंशन जो लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ये इधर खींच रहा है और ये ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेगा। तो इस टेंशन को मैं T2 कह देता हूँ और इस टेंशन को मैं यहाँ पर जो लग रहा है वो T3 कह देता हूँ। तो इसका अलग से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ जो है ये यहाँ से ये रस्सी जो है वो इधर की तरफ है और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो ये हो गया W और इधर की तरफ जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये है T2 और इधर की तरफ जो है वो T3। तो ये W या T1 भी कर सकते हैं, W और, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का एंगल है। तो इस T2 के दो कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, ये एक इसको एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ से ये जो है वो इसको x एक्सिस मान लेते हैं और इधर y एक्सिस है। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इसका कंपोनेंट जो होगा वो ये T2 cos 30 डिग्री और इधर की तरफ हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री, T2 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग x एक्सिस के लॉन्ग में हम सारे फोर्सेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस लॉन्ग x एक्सिस सिग्मा fx कितना हो रहा है, ये है T2 cos 30 डिग्री माइनस T3,
और वाई एक्सिस के लॉन्ग में हो जाएगा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है T2 साइन 30 डिग्री माइनस ये जो है वो W नीचे की तरफ है T1 जो भी। तो इक्विलिब्रियम के लिए सब फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो इस पहले वाले रिलेशन से हमारे पास इक्वेशन आ जा रहा है कि ये T2 cos 30 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा T2 cos 30 डिग्री √3/2 यानी कि T2 √3/2 T2 √3/2 माइनस विल बी इक्वल टू T3। ये एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे कि T2 साइन 30 डिग्री है यानी कि ये T2 बाई 2 साइन 30 की वैल्यू हाफ इज इक्वल टू W। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखते हैं कि ये फ्रिक्शन के लिए क्या है। यहाँ पर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है इस ब्लॉक पर एक फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, वो है T3 और इस सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू चूंकि सब कुछ बैलेंस है तो T3 इक्वल टू क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स में। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो एन की वैल्यू क्या है, एन इक्वल टू 711 बिकॉज दी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एन और 711 जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिस विल बी इक्वल टू म्यू की वैल्यू जो है वो 0.25 दिया हुआ है और इनटू एन की वैल्यू कितनी है 711। तो ये T3 निकाल लिया है। T3 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके T2 फाइंड करेंगे और T2 की वैल्यू जब निकल जाएगी उसको हम लोग यहाँ पुट करके या सीधे हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिवाइड ही कर लेते हैं ताकि T2 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और सीधे हम लोग T3 के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग इसको पुट करते हैं। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं, इससे ये T2 जो है एलिमिनेट हो जाएगा। डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 तो आप क्या मिलता है, T2/2 जो पूरा कैंसिल हो रहा है तो मिलेगा आपको ये √103 बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, विल बी इक्वल टू T3/W। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T3 इज इक्वल टू √3 इंटू W। अब हम लोग ये जो इक्वेशन है T3 यहाँ से निकल गया, T3 ये भी दोनों बराबर होंगे। तो आगे लिखेंगे हम लोग कि ये √3 इंटू W विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू 711 और फिर यहाँ से W जो है वो आ जाएगा 0.25 इंटू 711, ये 0.25 और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 711 से डिवाइडेड बाय दिस √103। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। इस वैल्यू से डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू ये आ गया 10,262.70 न्यूटन।
इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है कि 5 kg कॉलर विच इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर। तो ये कुछ इस तरह का होगा कि ये कोई पहले सरफेस ले लेते हैं यहाँ से ओवर ए हॉरिजॉन्टल रॉड, इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर ए हॉरिजॉन्टल रॉड। तो किसी रॉड पर वो स्प्रिंग लगी हुई होगी और ये स्प्रिंग जो है वो ये स्प्रिंग है और इस पे कोई कॉलर लगा हुआ है, मास हम दिखा देते हैं यहाँ पे। ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे कोई रॉड होगी जिसपे वो ये कंप्रेस वगैरह होता है, ठीक है। मतलब कोई रॉड होगी और यहाँ से स्प्रिंग यहाँ पर अटैच्ड है और इस पे स्प्रिंग जो है वो ऐसे लगा हुआ है। और कॉलर का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कोई इस तरह का कोई ऐसे यहाँ पर है, इसमें कुछ छेद सा बना हुआ है जिसमें कि यही कॉलर है जो इस पे आगे स्लाइड कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको प्रोवाइड कर दिया गया, के कितना है, के इज इक्वल टू 500 न्यूटन पर मीटर। इट स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर ए हॉरिजॉन्टल रॉड। तो फ्रिक्शन है यहाँ पर 0 मान द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वहां से इसको हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर की तरफ आगे स्लाइड कर दिया है। इस यहाँ से इसको होल्ड करते हुए आगे की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसका दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सएम कितना दे दिया गया, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। एंड रिलीज, इसको रिलीज कर देंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन करना, एसेशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्प्रिंग जो है उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एफ जो रीस्टोरिंग फोर्स, जब ये अंदर जाएगा तो स्प्रिंग पुश करेगा, जब उधर जाएगा तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो एफ लग रहा है, एफ इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो एस एच एम का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों से हम ये बता सकते हैं कि ये k शुड बी इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इससे ये पता चल जाता है कि ओमेगा है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो k बाई एम का स्क्वायर रूट हो गया। तो ओमेगा आपको ये पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, या जिसको कि हम लोग 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो ओमेगा की जो वैल्यू आ गई है, दिस इम्प्लाइज ये 2 पाई बाई टी, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की जो वैल्यू हमने निकाल रखी वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपको फाइनली टी इक्वल टू कितना मिल जाता है, 2 पाई अपॉन अंडर रूट ये k बाई एम, या इसको ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से लिखना तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आ जाएगा। तो ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। इसकी जो वैल्यूज है मास की वो हम पुट कर देंगे, ये 2 पाई ऊपर में ये 5 kg अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 500 न्यूटन पर मीटर, और पाई की वैल्यू 3.9। आपको आगे जो है वो ये मैक्सिमम स्पीड निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैक्सिमम स्पीड निकाल, मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगा, ये जब ये मूव करेगा तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जब ये जो मास है अपने स्ट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है। मतलब
जब ये वापस इधर की तरफ रिटर्न होता है तो यहाँ पर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो स्पीड बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर रिटर्न में। यानी कि इसका जो स्पीड मैक्सिमम होता है वो अपने मीन पोजीशन पर होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, एंड एट द मीन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। यानी कि हमें जो वेलोसिटी चाहिए वो उसके मीन पोजीशन पर की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो कितने से आपने स्ट्रेच किया था, एक्सएम से, यानी कि इसमें कितनी एनर्जी हमने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वी स्टोर हुई है वो हो जाएगी हाफ के एक्सएम स्क्वायर, दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी। नाउ ये जो एनर्जी है जब यहाँ पर है, जब ये इस पोजीशन पर है, इस पॉइंट पर है, तो इसमें कितनी एनर्जी है, इतनी वी पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये इसको हम रिलीज करते हैं तो ये पीछे की तरफ रिटर्न आता है, यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कितनी हो जाएगी, ये सारी की सारी जो एनर्जी जब काइनेटिक में कन्वर्ट होगी तो ये यहाँ पर जब ये रिटर्न हो रहा होगा या यहाँ से उधर की तरफ जा रहा होगा तो वो वेलोसिटी स्पीड हमने v मान ली है, तो ये हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर आ जाता है। ये हाफ हाफ कैंसल आउट हो रहे हैं, और मैक्सिमम जो ये v मैक्स है एक्चुअली वो आ जाएगा k एक्सएम स्क्वायर अपॉन एम। तो इन सब की वैल्यूज हम पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है 500 न्यूटन पर मीटर। एक्सएम की वैल्यू हमारे पास है 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो मास है विच इज 5 kg। तो 5 kg लिख करके हम लोग ये स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कैंसल आप करेंगे तो ये 100 आ जाता है, और 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.01 आएगा, मल्टीप्लाई होकर ये 1 देगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें और क्या फाइंड करना है। सी मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कॉलर, कॉलर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें बताना है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स है, फोर्स माइनस के एक्स है, तो ये फोर्स जो है उस ब्लॉक पे लगेगा, तो इसके लगने से ब्लॉक जो है एक्सेलरेट होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हम लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब इतना फोर्स लग रहा होगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा कि एक्स, हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं नेगेटिव साइन को हटाते हुए, बाई एम। नाउ जब व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स एम, यानी कि स्ट्रीम पोजीशन पर जब ये बिल्कुल रुकने वाला होगा तब सबसे ज्यादा स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा होगा। At the extreme position, the force applied by spring will be maximum, and at the mean position, the spring will be applying the minimum force. So, or the zero force. यहाँ पे x इक्वल टू एक्सएम पुट करके हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू हम लोग 500 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, k जो है वो 500 है, तो 500 इंटू एक्सएम 0.01 अपॉन मास इज 5, तो ये कैंसिल करके 100 आएगा, एंड दिस इज आल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे करना चाहूँगा कि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज ए फंक्शन ऑफ साइन, जिसको हम लोग ए या फिर एक्सएम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सएम ही हम लिख लेते हैं। दिस एक्स इज इक्वल टू एक्सएम कॉस और साइन दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कॉस में लिखेंगे, कॉस एक्सएम कॉस ओमेगा टी, एक्स इज इक्वल टू एक्सएम। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये आ जाएगा एक्सएम माइनस एक्सएम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर एक ओमेगा भी आ जाएगा। और फिर अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे तो फिर डी बाई डी टी करेंगे, तो आप ये लिखेंगे तो फिर से साइन का डेरिवेटिव हो तो माइनस एक्सएम इंटू ओमेगा स्क्वायर
कॉस ओमेगा टी आएगा। नाउ आप देख सकते हैं कि एक्सएम कॉस ओमेगा टी, तो ये एक्सएम कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर भी आपको एक्सएम और ये एक्सएम और ये कॉस ओमेगा टी मिलता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इन दोनों को हटा करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू x लिख देते हैं, बिकॉज एक्सएम कॉस ओमेगा टी इज x, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि अब a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आप कभी भूल जाएं फॉर्मूले तो आप यहाँ से ये रिट्रीव कर सकते हैं। वैसे ये एक्सएम कॉस ओमेगा टी क्यों होता है मैं आपको थोड़ा इस बारे में बता देता हूँ। तो देखिए कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर से लाइट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो इसकी परछाई जो है वो यहाँ पे बनेगी स्क्रीन पे, और वो जब ये इधर इस सर्कल में घूमेगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो परछाई है वो यहाँ से यहाँ के बीच में टू एंड फ्रो करती रहेगी। ये जब यहाँ है तो परछाई यहाँ पर, जब ये घूम के यहाँ जाएगा तो परछाई यहाँ होगी, फिर जब वापस रिटर्न होगा तो परछाई इधर जाएगी, और फिर ये जो प्रोसेस रिपीट हो, ये परछाई जो है इस पॉइंट का, ओके, इस पी पॉइंट की जो परछाई वो टू एंड फ्रो करेगी। तो एट एनी गिवन टाइम मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बनाता है, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये रेडियस अगर r है तो ये होगा r cos थीटा। ठीक है, और अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है एंगुलर स्पीड, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे ओमेगा टी, तो आप ये लिखेंगे कि ये जो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट x, y होगा, ठीक है, so x will be equal to r cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो आप ये देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय r cos ओमेगा टी, यानी कि किसी भी घूमने वाले सर्कुलर पाथ में घूमने वाले ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है वो टू एंड फ्रो होता है, और वो इस जीरो पॉइंट के अबाउट कितना यहाँ से x r डिस्टेंस और इधर r डिस्टेंस जाता है, एंड एट एनी गिवन टाइम इसको हम लोग r cos ओमेगा टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ टू एंड फ्रो कर रही है तो उसके लिए हम ऐसे घूमने वाली चीज़ इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, घूमे कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रही तो उसकी वजह से उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो टू एंड फ्रो करता है। सो हमारा ये जो मास है वो टू एंड फ्रो कर रहा है, तो उसके लिए हम सर्कुलर पाथ में घूमने वाला कोई ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं, या मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ही है ना, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूले लिख सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ इन कॉस वाले इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, उसके बिना ही हो गया है ये। ठीक है, बस आपको टाइम पीरियड बताना था। और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बुलेट है, बुलेट ऑफ मास 0.012 kg, उसका कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड है। मान लेते हैं कि ये है वो बुलेट, और वो किसी स्पीड u से जा रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है, इसका कुछ मास है स्मॉल है, वो गिवन है। स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ वुड, तो ये किसी वुड के ब्लॉक से जाकर के स्ट्राइक करता है। ये कोई वुड का ब्लॉक है जिसका मास जो है वो कैपिटल M मान लेते हैं, जिसका कि मास 0.4 kg, एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक। तो ये जो बुलेट है वो इसके अंदर में इम्बेड होकर के रह जाता है, टक्कर होने के बाद comes to rest with respect to the block. The block is suspended from the ceiling by means of thin wire. तो मान लेते हैं कि ये सीलिंग थी और सीलिंग से ये वायर के थ्रू कनेक्टेड थी। जब इसमें टक्कर होगी तो ये जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ इधर की तरफ पहुंच जाएगा, यहाँ से ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। कैलकुलेट द हाइट टू बी द ब्लॉक राइजेस, यानी कि ये जो इनिशियल लेवल थी और यहाँ पर जो लेवल है ये कितने हाइट से ये राइज करेगा, ये आपको बताना। ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, तो अगर कुछ एनर्जी जो है वो इसकी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो भी हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि ये जो जो बुलेट है वो उसके अंदर इम्बेड होकर के रह जाता है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन अफेयर्स है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है ये। और इसमें होता क्या है, कंप्लीटली इन इलास्टिक के केस में आपको पता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज नॉट कंजर्व बट मोमेंटम जो होता है पी इज कंजर्व वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल मोमेंटम कितना है, पी आई विच इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस एंड दिस द होल सिस्टम। ओके, तो ये तो एम यू स्पीड से जा रहा है, ओके, तो m इंटू यू प्लस कैपिटल M जो है वो रेस्ट पर इंटू जीरो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो एम यू आ गया। फाइनल मोमेंटम पी एफ, फाइनल मोमेंटम विल बी गिवन बाई कि ये जब इसमें से टक्कर होती है तो ये फिर दोनों जो मासेस हैं ये कंबाइन हो जाती हैं और उसके बाद फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो पी एफ विल बी इक्वल टू, इन दोनों ये दोनों साथ में मिलने के बाद एक सर्टेन वेलोसिटी v से मान लेते हैं आगे बढ़ता है, ठीक है। बाकी ये बाद में इसका डायरेक्शन चेंज होगा वो और बात है, लेकिन एट दिस इनिशियल पोजीशन यहाँ से जब ये मूव करता है तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो मान लेते हैं v रहती है। तो टोटल जो मास होगा वो m प्लस एम हो जाएगा और वेलोसिटी v। तो ये है फाइनल मोमेंटम, ये है इनिशियल मोमेंटम। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये पता है कि पी आई शुड बी इक्वल टू पी एफ बिकॉज नो अदर एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग इन ऑन दिस सिस्टम। तो पी आई को पी एफ के बराबर अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यानी कि एम यू विल बी इक्वल टू एम प्लस ये कैपिटल M इंटू वी। तो यहाँ से हम लोग ये v निकाल लेंगे, तो v की वैल्यू आएगी m इंटू यू अपॉन ये m प्लस कैपिटल M। तो हमने ये v फाइंड कर लिया है। अब आगे का जो काम है यहाँ पे हमें वो देखना है कि जब ये यहाँ पर इसके पास इतनी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये कितना हाइट ऊपर जा पाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है वो इसको काइनेटिक एनर्जी दे रही है और वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये फिर उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग जो आगे का इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं, तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ये हाफ इंटू एम प्लस एम, ये पूरा सिस्टम जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इंटू ये वाला v जो हम निकालेंगे वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू जिस हाइट, ये m हमने गलत लिखा है, ये m प्लस m होगा, ये m प्लस m इंटू जी इंटू एच। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू m इन प्लस m इंटू जी इंटू ये काइनेटिक एनर्जी थी अभी इस ब्लॉक प्लस बुलेट का जो सिस्टम है, और फिर वो फाइनल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट से रेज करने के बाद, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए, तो एच मिलता है, एच इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर अपॉन टू जी। बी की जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखी है, हम उसमें वो पुट कर देते हैं v की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दिस विल बी इक्वल टू, मैं 1/2g बाहर रखता हूँ और ये mu प्लस m का होल स्क्वायर हम रन देते हैं। हम इसमें जो वैल्यूज जो दे रखी हैं वो सब पुट करके हम लोग ये हाइट फाइंड करेंगे, तो कैलकुलेशन हम लोग अभी थोड़ी देर में करेंगे। आगे हमें ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द हाइट ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। तो हम लोग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस देख लेते हैं वो कितना है। तो हीट प्रोड्यूस ये है कि जो इनिशियली एनर्जी बुलेट पास कितनी एनर्जी थी, हाफ इंटू स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर जो बुलेट की एनर्जी थी, ये टोटल बुलेट की एनर्जी थी।
अब ये एनर्जी बुलेट प्लस जो मास है उसकी टोटल एनर्जी हो जाती है। सो माइनस हाफ इंटू एम प्लस एम, दोनों के पास एनर्जी चली गई। तो ये फाइनल एनर्जी है सिस्टम का, ये इनिशियल एनर्जी जो बुलेट टकराने से पहले जितनी एनर्जी लेकर आया था। ओके, तो इनको घटा दें। आपको पता है कि यहाँ ये इंटू वी स्क्वायर भी लिखेंगे। ये जो टर्म है हम चाहें तो इसके जगह पर हम लोग एम जी एच के टर्म में भी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दिस इज द एनर्जी डेल्टा ई। ओके, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग डेल्टा ई फाइंड कर सकते हैं। तो अब आगे का काम ये है कि हम ये वैल्यू निकाल लें। तो हम स्टार्टिंग से ही वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। जो वी है सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो जो वैल्यूज हैं पहले हम लोग उनको देख लें कितना कितना दिया हुआ है वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ तो ये बुलेट का मास 0.012 kg दिया गया, वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये 0.012 इंटू इनिशियल जो स्पीड है वो 70 है, 70 मीटर पर सेकेंड। ओके, सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। और ये 0.012 इंटू ये इंटू नहीं, यहाँ पर तो करना है हमें, तो प्लस ये जो मास है ब्लॉक का वो 0.4 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। तो ये है 0. इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आपको मिलने वाला है 0.412। और ये ऊपर जो है वो मैं इसको ये 4 तो देगा आपको, यहाँ से ये 12 इंटू 7 ये 84 होते हैं। और अगर ये 70 है तो यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यानी कि यहाँ पर 0.87 आपको वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये जो 0.4 बन गया, अप्रोक्सीमेटली इसको 2 बार में कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, अप्रोक्स वैल्यू निकाल लेते हैं 2 आ रहा है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। ओके, तो v तो खैर निकल गया अप्रोक्स में। और हम लोग यहाँ पर ये u की वैल्यू डेल्टा ई, अब ये निकाल लेते हैं हम लोग हाइट अगर चाहें तो। ये 1/2 इंटू 9.8 इंटू हमने ये v तो निकाल ही रखा था, तो यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2g तो है v, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 2/9.8 यानी कि 20/98। तो ये 10 आ जाएगा, ये 49। इसको हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। इसको अगर आप 50 मान लें और इसको, तो ये 10/50 या 1/5 यानी कि 0.2 के आसपास ही आ जाएगा। ओके, इसको 50 मान लेते हैं तो 10 से 5 टाइम्स कैंसिल, और 1/5 इज 0.2, यानी कि हमने हाइट निकाल लिया 0.2 मीटर, यानी कि ये आ गया। इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर की हाइट तक ही जाएगा। डेल्टा ई हम लोग अब आगे निकाल लेते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू आने वाली है, पेन भी कभी कभी कुछ वियर्ड बिहेव करता है। तो ये हाफ तो दोनों में ही है, तो हम लोग जरा लिख लें इसको, हाफ पहले ही कॉमन कर लेते हैं। मास कितना दिया गया था, ये 0.012 इंटू यू जो दिया गया 70 था, तो 70 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, वो 70 का स्क्वायर 4900 आ जाएगा यू स्क्वायर। ओके, माइनस एम प्लस एम, मासेस कितने हो गए, ये हमने देखा था कि 0.412
ओके, इन दोनों का सम आया था, इनटू ये हमने वेलोसिटी जो है वो कितना निकाला था, v की वैल्यू थी 2, तो वी स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 2। इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं, 12 इंटू, क्योंकि हम लोगों ने ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से एक 0 चला जाएगा, यानी कि 12 इधर रखेंगे तो ये 1000, मतलब ये मल्टीप्लाई, यानी कि 4.9 रह जाएगा यहाँ पे। ओके, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 8 आ जाएगा, 4 1 जा 4 एंड देन 4 4 जा 16। ओके, तो ये 1.648 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 12 इंटू 5 कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 60, इसको 5 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, माइनस ये 1.6 है। ओके, चूंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा कम कर दिया था, ठीक है, तो ये 1.5 ले लेते हैं इसको ऑलरेडी, जो कि तो माइनस 1 पॉइंट, चलो 6, ये 60 1 घटा देंगे 59 आएगा, 59 से यानी कि 58.4 अप्रोक्सीमेटली इतना, इसी के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं, इतने जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो एनर्जी होगी वो किसी भी फॉर्म में डिसिपेट हो सकती है। अब यहाँ पर हीट एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ साउंड निकल रहा हो, कुछ वाइब्रेशन हो, तो एनर्जी कहीं भी लेकिन टोटल एनर्जी जो डेसिपेटेड होगा, ठीक है, जो इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है, तो वो जो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी वो इतनी होगी, ठीक है। हम एज्यूम कर लें कि सारी की सारी एनर्जी अगर हीट में लिबरेट हुई तो इतनी मैक्सिमम हीट एनर्जी निकल सकती है। ओके।